तो मानस भाई, इतनी देर कहाँ थे आप? भाई मैं तो यहीं था, आपको आना था। अरे नहीं, आप कुछ बुलाओ। इजाज़त देते कि भाई कहानियाँ हैं, किस्से हैं। नहीं यार, कहानियाँ किससे तो हमेशा होती हैं। देखो चलो बातों बातें बता देता हूँ। कभी भी आपको ऐसे लगता है ना कि यार मानस भाई को रीच आउट करने की, अप्रोच करने की ज़रूरत है, ऑर्डर दें, ऑर्डर। क्योंकि कहानियाँ रहती हैं, लोग भेजते रहते हैं। हॉरर पॉडकास्ट जैसे होस्ट करता हूँ, पता नहीं क्यों लोग मुझे कहानियाँ भेजने लग गए। भाई मैं तो होस्ट हूँ, मुझे क्यों भेज रहे हो? वो तो है। तो मैसेज करते हैं कि भैया ये वाली कहानी अगर कहीं चाहो, मतलब उनको पता लग गया कि मैं पॉडकास्ट वगैरह पे जाता भी हूँ, एज ए गेस्ट बुलाने लगे, तो वो भेज देते हैं। सो तो अब आपके पास इतनी कहानी आ रही हैं, किस्से आ रहे हैं, लोग आपको इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उसका यूटिलाइज कीजिए और शुरू हो जाइए एक किसी नई कहानी बिना के साथ, किसी, नई किस्से के साथ। थैंक यू सो मच। ओके, तो कहानियाँ मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ? एक कहानी है, इसमें क्या होता है ना, जो हस्बैंड होता है उसकी नई नई शादी हुई होती है। जो नई नई शादी हुई है वो किसी ऐसे विमेन से हुई है जो वुमन की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी एंड उनका हस्बैंड मर चुका था। किस्सा वैसे कहाँ का ये? किस्सा आप कह सकते हैं कि एक एनआरआई है, ओके। जो कि यूएस बेस्ड है, तो वो है इंडिया के। इंडिया में कौन से स्टेट के? आप कह लो कि हमारा ये जो उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड से है, वो रहते हैं यूएस में रहते हैं। डन। तो उनकी कहानी है, सिटीज़न बाहर के हैं, एनआरआई हैं, आप समझते ही हो। तो उनकी नई नई शादी हुई थी और जिनसे शादी हुई थी वो उनके प्यार में पड़ चुके थे। अब क्योंकि वो जो लेडी है, वो उनका जो हस्बैंड ऑलरेडी मर चुका है, तो यानी लेडी जो है ऑलरेडी शी हैड अ रिलेशनशिप विद समबडी। अभी वो हस्बैंड मर चुका है, तो अभी शी इज़ अ सिंगल मदर। ओके। अभी ये जो अब हमने हमारे भाई साहब हैं, इनको उनसे प्यार हो जाता है, ठीक है। तो अब बाहर रहते हैं तो इतना बहुत ओपन हो जाते हैं लोग, उनको इतना नहीं फर्क पड़ता है। सही। पेरेंट्स को थोड़ा फर्क पड़ता है, बट वो भी इतने सालों जब बाहर रहते हैं वो मान जाते हैं इन सब बिल्कुल चीज़ों के लिए, बिल्कुल। है ना। तो क्या हुआ, उन लेडी के 2 बच्चे और थे, ठीक है। तो इनको वो सब कुछ मंजूर था कि ठीक है भाई, है ना, प्यार हो चुका है तो सब कुछ मंजूर होता है। तो ये क्या करते हैं कि शिफ्ट हो जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। बाहर प्यार व्यार होता है और फिर इंडिया आ जाते हैं फाइनली, क्योंकि उनका खुद का कुछ काम था। और हर कोई जो अब्रॉड रहता है ना, उनका एक अल्टीमेट गोल होता है कि सब कुछ अपने भूमि पे जाके वापस कंटिन्यू सही। करना है। तो अब अच्छा खासा पैसा कमा के वो वापस आ जाते हैं। तो इंडिया अपने आ जाते हैं, पूर्वज जो उनकी ज़मीन थी, जहाँ पे वो उन्होंने रहना बंद कर दिया था, अपने पेरेंट्स को लेकर वापस उस घर में जाते हैं। कई सालों तक उस घर में कोई गया नहीं था, तो वापस से थोड़ा बहुत रेनोवेशन वगैरह थोड़ा बहुत करके, फर्नीचर वर्नीचर सही करके वापस रहने लगते हैं। अब सब कुछ सही चल रहा था, दिन बदले कहाँ से? बदले यहाँ से कि एक दिन रात को, इवनिंग के टाइम पे जब ये लोग डिनर कर रहे थे, तो एक बच्ची की आवाज़ हॉल से आती है, ऊपर वाले फ्लोर के हॉल से आती है कि मम्मा मम्मा मैं लीला हूँ, मम्मा कहाँ हूँ, मैं लीला हूँ। अभी लीला नाम मैंने ऐसे ही बताया है, हाँ ठीक है, ऑब्वियसली समझ इनके लो। ना। अब इनके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई किसकी आवाज़ आ रही है, हमारे घर में कोई लीला नाम का तो है नहीं, ना ही हमारी कोई पास्ट में कोई लीला नाम का है। अब क्या होता है ना कि उनके जो पापा होते हैं, यानी जो मेन मेन जो हमारा सब्जेक्ट है, जिनकी शादी हुई है इनसे, लेडी से, उन सब्जेक्ट का जो पापा होता है, उनकी रिएक्शंस कुछ नॉर्मल नहीं होते हैं। सब लोग सरप्राइज होते हैं कि यार ये कौन है, लीला की आवाज़ आ रही है, ऊपर जाके देखते हैं कोई नहीं है, लीला कौन है ये? बच्चों 2 बच्चे थे, उनमें से दोनों का नाम लीला नहीं था। तो लीला लीला मम्मा मम्मा कौन बुला रहे? क्योंकि ये खाना खा रहे थे, इनको लगा बच्चे ऊपर वाले फ्लोर में बच्चे बुला रहे होंगे, नहीं लीला ना। तो ये लोग सरप्राइज थे, लेकिन दादाजी का रिएक्शन कुछ और था। दादाजी बोले तो लड़के का बाप, इसका रिएक्शन कुछ और था। तो उनको कुछ समझ नहीं आया उस वक्त, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। और थोड़े दिन बाद एक पैटर्न इन्होंने नोटिस करना शुरू करा। वो पैटर्न ये है कि जब भी वो आवाज़ आती है, मम्मा मम्मा की आवाज़, तब तब इनके घर में कुछ ना कुछ होता है, अनहोनी होती है, ठीक है। लाइक? वही मैं बता रहा हूँ। अब जब पहली बार इन्होंने सुना कि मम्मा मम्मा मैं लीला हूँ, आप मुझे सुन सकते, मम्मा कहाँ हूँ, तो उस दिन इनकी जो 2 बच्चियाँ थी, मैंने बोला था फ्रॉम द प्रीवियस मैरिज, है ना, 2 बच्चियाँ थी इनके।
एक बच्ची का जो डायग्नोसिस होता है वो कुछ किडनी से रिलेटेड शायद स्टोन का डायग्नोसिस होता है, तो उनको सर्जरी से गो थ्रू करना था। और सेम डे ही उनको इतना ज़्यादा पेन हुआ और सेम डे उनका सर्जरी प्लान था कि आज सर्जरी होना है। और जिस दिन मम्मा मम्मा की आवाज़ आई उस दिन का ही उनका सर्जरी का डेट था। उस दिन इतना पेन भी उनको उसी दिन ही हुआ। तो अपना सर्जरी वगैरह कराने गए, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन जब आप सर्जरी करते हो किडनी स्टोन्स की, तो हार्ट फेलियर के केसेस आप नहीं सुनोगे। इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। सर्जरी करते करते उसका हार्ट बंद हो गया। ओके। तो वो मौत से बोलते ना कि टक से छूकर वापस आना, तो वो वाला सीन था। तो इन्होंने इतना माइंड नहीं करा। मैंने बोला ना कि इनको एक पैटर्न समझ आया कि जब जब आवाज़ आती है तब तक कुछ अनहोनी होती है। तो ये उसकी शुरुआत थी, पहला केस था। दूसरा केस ऐसी मम्मा मम्मा की आवाज़ एक दिन आई कि मम्मा मम्मा लीला, मैं लीला हूँ, आप कहाँ हो मम्मा। तो उस वक्त क्या हुआ, ये जो हमारे सब्जेक्ट का कुछ नाम रख देते हैं, लेट्स से राहुल रख देते हैं। तो राहुल की दादी का डेथ हो गया, है ना। अब दादी भी सेम अपने घर में रहती थी, दादी का डेथ हो गया। तो इस तरह से चीज़ें चलती रही। तो इन्होंने यही देखा कि जब जब लीला पुकारती है तब तब किसी की डेथ हो गई, तब तब किसी की तबीयत खराब हो गई, तब तब कोई गिर गया। ठीक है। यहाँ तक ऐसा भी हुआ कि एक दिन लीला की आवाज़ आई और जो लेडी हैं वो अपना फ्रिज खोल रही थी और फ्रिज जैसे उन्होंने बंद करा वापस से खोल के धड़ा मुंह पे लगा। तो ये सब इन्होंने नोटिस करा और फिर इसको लेकर ना इनको कुछ डाउट हुआ कि यार लीला नाम की कोई नहीं है, ये सब क्या हो रहा है। तो इन्होंने एक प्रीस्ट को मतलब बोलते हैं ना जो इस सब चीज़ों का नॉलेज रखता है, उनके पास गए। तो उन्होंने कुछ अपना जो एक्सॉर्सिज्म होता है वो किया कि मंत्र पढ़ के, तो थोड़ी चीज़ें नॉर्मल हुई। थोड़े दिन बाद कुछ 6-8 महीने के बाद वापस से कुछ चीज़ें शुरू होती हैं। क्या शुरू होती है कि सुबह उठ के देखते हैं कि चीज़ें जगह पे नहीं मिलती है। यानी अगर सोफे का प्लेसमेंट बिगड़ चुका है, सुबह उठ के देखते हैं कि टेढ़ा रखा हुआ है ना, कोई चीज़ कहीं पे रखी हुई, तो सुबह उठ के देख रहे हैं वो चीज़ गिरी हुई है। और सेम डे फिर रात को क्या होता है, एक लड़का दिखता है ना। अभी लड़का इस तरह कुछ बुलाता नहीं है, जैसे कि लड़की क्या थी पहले की हिंट देती थी, मतलब जब भी वो पुकारेगी कुछ ना कुछ बुरा होना था। ये लड़का ऐसे कुछ करता नहीं है, लेकिन कुछ फुसफुसा के बोलता है। और लड़का शाम को ऐसे दिखता है कि कुछ ढूंढ रहा होता है। ये सब कुछ राहुल को दिख रहा है कि कुछ ढूंढ रहा है। ठीक है। अब इस वक्त पे इनको समझ आ चुकी है कि ये सब चीज़ें एग्जिस्ट रियल लाइफ में नहीं है। इनको समझ आ चुकी है कि कुछ पैरानॉर्मल है इस बिल्डिंग में। तो ये सब सेंसेस में रहकर नोट कर रहे हैं कि कोई लड़का है, छवि सी उसकी दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो राहुल जाता है उस एरिया में, वो जैसे जाता है वो लड़का नहीं दिखता है। तो लड़का जहाँ भी झांक के देख रहा था ना, राहुल ने क्या करा कि कारपेट खींच लिया और जिसके नीचे वो झांक रहा था ना, ठीक उसके नीचे से एक लॉकेट निकल कर आया। ठीक है। वो लॉकेट बहुत पुराना लग रहा था, पुराने ज़माने के टाइप्स लग रहा था। तो इनको समझ नहीं आया कि भाई ये क्या लॉकेट है। अब दूसरे दिन क्या हुआ, इस लड़के की फुसफुसाने की आवाज़ आई कि मुझे मेरा बड़ा भाई बचा सकता है, मुझे मेरा बड़ा भाई बचा सकता है। तो इन्होंने अपने पापा से पूछा कि क्या है, मतलब क्या कहानी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो जो प्रीस्ट आए थे उन्होंने कुछ कर दिया और तब सही था, वापस से ये सब चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अभी जो भी इनके रिएक्शन चल रहे थे, जो पापा जी थे, अब वो रिएक्शंस का कुछ सेंस बनता है क्योंकि वो खुल के बताते हैं कि सीन क्या है। सीन ये है, वो बोलते हैं कि बचपन में मेरे भाई बहन की मौत हो गई थी, छोटे भाई बहन की मौत हो गई थी। और ये जो लीला है मेरी बहन थी। ओके। और ये जो लड़का आपको दिख रहा है ना, ये मेरा भाई है। ये बचपन में दिखते थे और इसलिए हमने ये घर छोड़ दिया था। ओके। अब सालों बाद आप वापस आए हो तो हमें लगा कि इतने साल हो गए, अब क्या ही होगा, इसलिए हम वापस आए। लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ें वापस कंटिन्यू होंगी। तो ये बताता है कि इन दोनों की हो गई थी मौत और यही लोग आके रीच आउट कर रहे हैं, तो मेरे छोटे भाई बहन ही है। अब क्या होता है कि थोड़े दिनों में ही हरकत बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्म करने की हरकत। कोई जीने से गिर के पैर टूट रहे हैं, किसी का सर फूट रहा है, और वही वाली जो चीज़ है कि चीज़ों का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाना बहुत ज़्यादा ओवर होने लगा, यहाँ तक कि सबकी तबीयत ख़राब होने लगी धीरे धीरे। अब इन्होंने वापस से वही प्रीस्ट्रेस को बुलाया। तो इन्होंने वही अपना पूजा पाठ जो भी पढ़ा। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा वैसे नहीं बोल रहा कि कुछ वैसे एंडिंग हुई, लेकिन इट वाज ऑल ऑफ एक्सपीरियंस। मैं बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ें हो रही थी।
तो वापस वो चीज़ ख़त्म हुआ और इन्होंने किसी उसको बुलाया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया जो कि कहलाते हैं कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो उनके इन्वेस्टिगेशन का भी वही जड़ था कि जो भी मरे हैं, इनका जो डेथ है वो क्या है, नेचुरल है, अननेचुरल है, कोई तो मोटिव है। क्योंकि जब तक आपकी दुनिया से मोह ख़त्म नहीं हो जाती, आप रहने की कोशिश करते हो, या तो किसी तरह का आपका बदला लेना है, कोई सैडनेस है, कोई गुस्सा है, कोई कुछ भी है, तो तभी आप रहते हो। तो इन्वेस्टिगेशन का उनका पूरा जो रूट था वो यही था कि पता लगाना कि किस तरह से मौत हुई है, और इट इज़ स्टिल अ मिस्ट्री कि वो कैसे मरे, क्यों मरे। तो जो पूरी स्टोरी थी वो एक्सपीरियंस के ऊपर थी कि वो जो भी परेशान कर रहे थे, जो भी थे, वो इन्हीं के फैमिली के थे, जो इसके पापा हैं उन्होंने छुपाई हुई थी, विच शोज इंडिकेशन कि कुछ गड़बड़ हुई है, उन्हें नेचुरल मौत नहीं हुई है। सो ये पूरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर करा। इसमें एक बात है कि एक तो जो घर कह रहे हैं कि वो मतलब कोई रेंट आउट था या फिर खाली रहा था बिल्कुल? खाली था पूरा। इतनी देर में तो वैसे कोई ना भी हो तो तब भी आ जाते हैं। कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है उन्होंने मेरे साथ शेयर करा। और माइट भी पॉसिबल इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, क्योंकि दादा ने तो नहीं टपका दिया था अपने भाई बहन। मैं आपको वही समझा रहा था ना कि यार जो उनका जो रिएक्शन था शुरू में वो नॉर्मल नहीं था। मतलब सब लोग घबरा रहे हैं और इनके चेहरे पे वो घबराहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ है जो उनको ऑलरेडी पता है, मतलब इनको उतना वो फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, वो तो ऑब्वियस है उसमें। चलो वो जब लीला की बात चल रही है या उनके बेटे भाई की बात चल रही है, जो भाई था कभी, चलो वो तो समझ में आता है कि उसकी डेथ हुई है। तो एक इंसान जिसको कोई दूसरा इंसान बिल्कुल ना जानता हो, वो नाम सुन के तो घबराएगा। लेकिन जिसको इसके नाम का पता है वो तो चलो नहीं घबराएगा, है ना। नाम का पता है और उनको ये भी पता है कि ये सब चीज़ें हो रही थी जिसके बाद हम छोड़ के गए थे। पर उसमें कुछ ऐसा नहीं कि दोनों की एक साथ ही मौत हुई है ना। ये तो पता ही नहीं है कि उन्होंने बताया ही नहीं कि कैसे मौत हुई, लेकिन एज बताई कि जो लीला थी वो 5 साल की उम्र में उसकी डेथ हुई थी। और जो उसका बड़ा भाई था, और उसका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वो कुछ 7 साल के, 2 साल का उनका अंतर था। तो या तो वो साथ में मरेंगे तो अलग अलग मरेंगे, मतलब इस चीज़ का मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इन दोनों की मौत हुई थी। और इनका रिएक्शन कुछ नॉर्मल नहीं था कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शुरू में उनको बता देना चाहिए था ना। वो तब क्यों बताया जब बिल्कुल एंड में ना चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हुई। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो फिर वो रहने के लिए क्यों वापिस आए? ये भी तो बात है ना। सालों बाद है। सालों बाद तो और बढ़ जाती है बात। मैं बोल रहा हूँ ना कि उनको ये लगा कि बचपन की बात थी, तो इतने साल हो गए हैं, अब तो चीज़ें डेवलप हो गई हैं, तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया तो कि उनके पत्नी की मौत होगी, हाँ, लड़के के दादी की दादी पत्नी की की मौत होगी ना। तो इनकी तो पत्नी हुई ना, जो जिसके भाई बहन थे, जिसके जिन जिन पर्सन के भाई बहन की मौत हुई थी वो इनका दादा है ना। मैं बताता हूँ, जो राहुल था वो राहुल की दादी मर गई, तो इनकी राहुल इनकी की माँ हुई ना फिर। नहीं, राहुल की दादी और इनकी जो ये दादा अपनी कहानी बता रहा है, जिसके भाई बहन मरे थे, उसकी तो वाइफ होगी ना फिर। जो भाई बहन मरे, जिसके भाई बहन मरे हैं, हाँ, वो पापा है। अच्छा वो पापा है। हाँ, मर गई दादी। ओके, ठीक है, दादी बेचारी आ गई। या बेचारे बुजुर्ग की सबसे पहले। हाँ, अभी पापा है। ओके ओके। तो ये कहते हैं कि मेरे बचपन का सीन है, मेरे भाई बहन गुजर गए थे, तो क्या पता दादी ने ही कुछ किया हो कि दादी को ले बसे। सम horrific सीक्रेट्स ऑफ अ फैमिली। तो मैं वही समझा रहा हूँ कि कुछ कुछ बच्ची सीक्रेट्स। कैसे मरते मरते बची? हाँ, बच्ची वैसे कैसे मरते मरते बची? बच्ची का तो कसूर नहीं था, मरी नहीं, बट सडन हार्ट फेल। हाँ, मुझे ऐसे होता है ना कि अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं पूरी फैमिली को, लेकिन दादी की क्योंकि एज हो रही थी तो ले जाना आसान रहा। कुछ भी कह सकते हैं। सो इट वाज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। इसके पीछे का क्या लॉजिक है मैं कह नहीं सकता। लॉजिक अभी हाँ, ज्यादा उम्र वाले इधर आ जाए कम होते पर जो हुआ सो हुआ है। अब इट्स नॉट फनी, हम हंस रहे हैं, हम उस पॉइंट से हंस रहे हैं भाई। आप ऑफेंड मत हो जाना कि किसी की मौत हुई है, लेकिन जो ये किस्सा है, एक मुझे समहाउ इट्स समथिंग डार्क सीक्रेट ऑफ द फैमिली। कि वो बच्चे मरे कैसे छोटी उम्र में। यार ज़्यादातर आप मेरी कहानियाँ सुनोगे ना, आप पाओगे कि किसी घर से रिलेटेड है, किसी घर में कुछ हुआ है। क्योंकि जब मेरे पास कहानियाँ आती हैं तो मैं ऐसी कहानियों को पिक करता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं कि यार थोड़ा ना ये कोई सीक्रेट है, कुछ घर को लेकर है। और मेरे पास ज़्यादातर कहानी ऐसी होती है। एक और मैं आपको कहानी बताता हूँ, एक लड़की की है। अगेन ये पहाड़ से ही है लड़की, शायद हिमाचल या उत्तराखंड से, मुझे पता नहीं, लेकिन पहाड़ की है। इसका क्या होता है ना, ये शिफ्ट हुई होती है नई नई, एक एज के बाद, कमाने के बाद एक नए घर में शिफ्ट हुई होती है और अच्छा खासा कमा रही होती है। तो उसने अपना खुद का घर लिया होता है। तो इसके पेरेंट्स दूसरे शहर में रहते हैं, ये दूसरे शहर में रहती है, पहाड़ में ही। तो नई नई इसको काफ़ी स्लीप पैरालिसिस होता है। बोलते हैं ना कि सो के जब आप लेटे रहते हो आपको ऐसा लगता है कि कोई दबा रहा है, आपको जकड़ रहा है। तो इसको काफ़ी होता है। तो इसने नई प्रॉपर्टी ली होती है और काफ़ी सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाती है। और
सबसे पहले मेरे कान स्पेशली वहीं खड़े होते हैं जहाँ सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाती है। मुझे पता होता है कहाँ ढूंढना है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ लोगों को तभी समझ आती है ना जब उनके साथ कुछ हो जाता है, अब उनको समझ होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी को पहले से ही चीज़ें बताओ, है ना। जब इसके साथ एक्सपीरियंस हुई तब पता लगा कि नहीं, ऐसे ही कहीं पे भी अगर सस्ते में मिल रहा है तो मत लो, कुछ हिस्ट्री पता करो भाई इतनी अच्छी प्रॉपर्टी इतने सस्ते में क्यों। तो इसको भी ऐसी प्रॉपर्टी एक मिली, इसने सस्ते में ले लिया, अपना रह के काम वाम करने लगी। स्लीप पैरालिसिस होते थे इसको, विच वॉज क्वाइट नॉर्मल फॉर हर, कि ठीक है मुझे तो होता है। तो एक दिन ऐसे ही रात को सो रही थी, वापस से किसी का नॉक नॉक आता है खिड़की से, और इसकी खिड़की से बाहर पूरा जंगल दिखता है। तो इसकी आंखें खुलती है और एक लड़का खड़ा होता है खिड़की पे, और बड़ी बड़ी कहती कि बड़ी बड़ी इसके बड़े बड़े दांत है, और आंखें बिल्कुल जो प्यूपिल है वो पिच ब्लैक है, मतलब सफ़ेद पन आंख में ही नहीं, पूरी आंख काली काली है ना। तो नॉक 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 करता था, बहुत तेज तेज बजाता है, इसकी हार्ट बीट तेज, भाग रही है, उठने की कोशिश करती है, लेकिन स्लीप पैरालिसिस, इसको लग रहा है कि स्लीप पैरालिसिस में उठ नहीं पा रही है। तो थोड़ी देर बाद स्लीप पैरालिसिस ख़त्म होता है, ये उठती है ना, पानी वानी अपना पीती है, फिर सो जाती है। फिर से क्या होता है, इसके घर के अंदर से आवाज़ आती है, एज इफ कोई किचन में है, वापस उठने की कोशिश करती है, नहीं उठ पाती, स्लीप पैरालिसिस में है ना। तो किचन से इसको कोई आता हुआ दिखता है और ये नोटिस करती है कि वापस से वही लड़का है, कोशिश कर रही है उठने की, नहीं उठ पा रही है। वो लड़का आता है चाकू लेके इसके आसपास मारने लगता है। अच्छा, इसको बॉडी को नहीं कर रहा टारगेट, आसपास। हाँ, आसपास। तो ये घबरा जाती है, बिल्कुल उठने की कोशिश करती है, नहीं उठ पा रही है, अभी भी नहीं उठ पा रही है ना। उसका पूरा हाथ जो होता है उस लड़के का इसके चेस्ट पे होता है एक, और दूसरे से आसपास मार रहा है, ठीक है। अब लास्ट में इसी पे ही मारने वाला, तो उतने में ही उठ जाती है कि मतलब पानी वानी पीने के लिए उठती है, और सोचती कि स्लीप पैरालिसिस था, थोड़ा नॉर्मल होती है, वापस हो जाती है। सुबह उठती है वापस से, और सुबह उठ के क्या पाती है कि यहाँ पे किसी के नाखून के निशान, एज इफ किसी ने स्क्रैच कर दिया है जहाँ पे हाथ रखा हुआ था। अब इसकी हार्ट बीट तेज भागती है कि यार ये स्लीप पैरालिसिस था, ये क्या था, है ना। कि अगर सपने में ही चीज़ें चल रही थी तो एक्चुअल साइन कैसे है। अभी उठ के देखती है बेड के नीचे फ्लोर गीला है, कदमों से जो गीलापन आता है ना, वो गीलापन अभी भी रिसेंट, एज इफ कोई अभी चल कर गया है, ठीक है। वो सब चीज़ें देखकर ही थोड़ी घबरा जाती है और आसपास पता लगाने की कोशिश करती है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। और पड़ोसी बताते हैं कि यही रीज़न है कि ये प्रॉपर्टी कई सालों से बिक नहीं रही थी, क्योंकि लोगों को इसके पीछे की कहानी पता है कि कोई यहाँ पे तसल्ली से रह नहीं पाता है। आप पता नहीं किस शहर से आए हो, लेकिन आपने बड़ी आसानी से ले ली, इसलिए हमने कोई दिक्कत नहीं करी, क्योंकि जो बेच रहे हैं वो भी कभी हमारे पड़ोसी हुआ करते थे। अब हम उनके बेचने में रुकावट डालेंगे तो हमारा रिलेशन खराब होगा। आपने लिया ही है तो हम ज़्यादा कुछ दखलंदाजी नहीं करी, लेकिन इसकी ये कहानी है। अच्छा, तो भैया कहानी क्या है। कहते कि आपके घर के सामने ये जो जंगल है, उस जंगल के जस्ट पार एक तालाब पता है आपको, दिख रहा है वहाँ पे। कहते हैं हाँ जी। तो यहाँ पे कुछ सालों पहले कुछ बच्चे खेला करते थे, और उनमें से एक बच्चा उसमें गिर गया। गांव वाले फटाफट भाग के आए, बचाने की कोशिश करी, लेकिन ये तालाब इतना गहरा है और इतना बड़ा है कि बच्चा मिल नहीं पाया। और जब फाइनली बच्चा मिला तल पे, सरफेस पे, तो वो कुछ इस हाल में मिला कि सब लोग देख के दंग रह गए कि इट वाज क्वाइट नॉट नॉर्मल। अच्छा जी, किस हाल में मिला। कहते कि वो एक पत्थर पे नीचे बैठा हुआ था, आंखें खुली हुई थी और उसके हाथ चल रहे थे ऐसे। अच्छा, ऐसे हाथ चल रहे थे जैसे कोई ऑटोमेट कर रहा है। हाँ, पता नहीं ऐसे चल रहे हैं। तो अब गाँव वाले कह रहे हैं वो तो पानी के लहर की वजह से उसके हाथ बह रहे हैं, बट जिस पोस्चर में वो बैठा हुआ है पत्थर पे प्रॉपरली, आंखें खुली हुई हैं, ऐसा रहा था कि कोई जिंदा बैठा हुआ है। तो मरने का या फिर डूबने का बड़ा अजीब सा पोस्चर लेके मरा है ये, ठीक है। तो तब से गाँव वालों ने ये मतलब नोटिस करा है कि जो कोई भी उस तालाब के आसपास जाता है, स्पेशली शाम या फिर शाम के बाद, उसको कोई खींच लेता तालाब में। अच्छा, कोई ना कोई उसको खींच लेता है और वो भी मर जाता है। कुछ घंटों बाद फिर वो डेड बॉडी ऊपर आ जाती है। तो ये तालाब में इसलिए जाना अवॉइड करते हैं और उस घर में भी जाना अवॉइड करते हैं। कोई खरीदता नहीं है, लेकिन आपने इसको सस्ते में ले लिया, तो इसकी ये कहानी है। तो जो भी उसके पास आने की कोशिश करता है उसको खींच लेता है। कहा ये जाता है कि वो क्योंकि बिना किसी कारण उसने मौत को गले लगा लिया, बच्चा खेल नहीं आया था। तो जब तक वो उस जगह को
पानी के अंदर की जगह को किसी और को ना दे दे, वो वहाँ से फ्री नहीं हो पाएगा। तो इसकी हमेशा इसलिए कोशिश होती है कि किसी न किसी को पकड़ के मैं खींच लूँ। अगर उसको कोई ना कोई मिलता नहीं है पकड़ने को, तो आसपास के जो इलाके हैं वो रात को भटकता है, लेने की कोशिश करता है। ओके। तो तब से ही लड़की पूरी कोशिश में लगी है कि मैं घर बेच दूँ अपना। और लास्ट मेरी जब इनका जो मेल आया था, उन्होंने ये लिखा था कि मैंने फॉर सेल डाल दिया है लेकिन अभी भी बेच नहीं पा रही, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। और कहना है कि हाँ, कहती कि ये जो स्लीप पैरालिसिस है मुझे अभी भी होता है। और अच्छा, अभी उस घर में रह रही है? हाँ, कहती अभी भी होता है और मुझे डेली वो लड़का दिखता नहीं है। बट ये एक बार दिखा था, उसके बाद से मैं बेचने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं बेच पा रही हूँ। ये करीब टू बी ऑनेस्ट 7 से 8 महीने पहले का मेल है। मैं ढूंढ के देखता हूँ, तो अभी पता नहीं क्या है। सबसे डरावनी बात तो ये है ना कि वो अभी भी यहीं पे रही। क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी ली है उसने, अब काम भी वही है, जान भी देते हैं वहाँ पे प्रॉपर्टी। तो मैं होता तो मैं कहता कि भाई ताला लगा दिया, चाबी मैं तालाब में फेंक देता, लो खुद आओ खुद जाओ। ओब्वियस वो अंधा होगा ना, इसलिए उसके निशाना लग नहीं रहा था। आप कह रहे थे ना कि काली थी उसकी। ये तो वैसे वाली बात हो गई कि एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि कितना डरावना उसका एक्सपीरियंस था। नहीं, बट मैं इस चीज़ पर तो मजाक करने में आ गया हूं ना कि वो खुद ही तो मजाक बना रही है अपना। जान से बढ़कर मकान थोड़ा है, क्या है। समझ रहे हो ना कि मतलब आपको स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, आपको उस घर के आसपास की उस घर की सच्चाई पता लग गई है। आपको ये भी पता है कि हो सकता है कि आप सोए बेड पर, उठे तालाब के पास। कुछ कह नहीं सकते यार इनका, मतलब कुछ लोग होते हैं कि किसी चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग होते हैं हल्के में लेते हैं कि ठीक है क्या फ़र्क पड़ता है। पर जब बात चाकुओं पर आ जाए फिर तो सीरियसली लेना चाहिए। ओ हाँ, चाकू की बात, चाकू का कोई निशान नहीं मिला बेड पे, बस यहाँ का निशान मिला। वही तो कह रहा हूँ ना, चाकू तो बस वो यहीं पे लगने वाला था ना। फिर तो निशान मिलने वाली बात ही खत्म हो गई थी। जब मैं यही बात तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई रिस्क क्यों ले रहे हैं लोग। मकान बिके ना बिके, किसी को दान कर देना, मंदिर बना देना, मस्जिद बना देना, गुरुद्वारा बना देना, कुछ हो जाएगा, लेकिन जान बची रहेगी तो ऐसे कई मकान बन जाएंगे। ना भी बनेगा, जान तो बची रहेगी ना। अब इसी बात पे मैं ना एक और चीज़, बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, मकानों की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसी एक बिल्डिंग की कहानी थी जो कि जिस बिल्डिंग में रह नहीं रहे थे, 2 बच्चों की कहानी है। बच्चे क्या होते हैं ना, अक्सर एक दूसरे से जलते हैं कभी कभार। तो आप बोल नहीं पाते हो, लेकिन आप जताने की या फिर अपने एक्शन से वो शो करने की कोशिश करते हो। तो क्या होता है ना, ऐसे ही एक लड़का होता है, लेट्स से इंदर नाम का लड़का है। 8-10 साल के लड़के होते हैं, ठीक है। इसका ना कज़न आया होता है ऐसे घर में। कज़न का नाम लेट्स से हम रख देते हैं रोमिश, ठीक है। तो इंदर को ना रोमिश नहीं पसंद होता है। रोमिश जो होता है कज़न होता है, मौसी का लड़का होता है, तो थोड़े दिनों के लिए घूमने आया था। समर वेकेशन का टाइम था और रोमिश जो है वो बड़ा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आपके सामान को बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना। मुझे पसंद नहीं है कोई आके मेरा लैम्प छेड़े और कोई आके निकाल कर, भाई बल्ब देखिए कौन सा भाई बल्ब, है ना। तो आपको नहीं पसंद भाई आपका सामान कोई छेड़े, है ना। तो रोमिश ऐसा ही होता था कि इसका सारा सामान छेड़ता था, ऐसे गेम वेम छेड़ता था, है ना। इसके किताबें, इसके बैग खोलता था, तो बड़ा छेड़ता था रोमिश। तो क्या हुआ, जो पेरेंट्स शाम को घूमने गए कि हम पास में मार्केट में जा रहे हैं, तुम लोग अपना मस्त खेलो। तो इंदर को बात पसंद नहीं आई कि ये मेरे सारे सामान अभी एक्सप्लॉइट करेगा, परेशान करेगा। तो इंदर ने ना क्या प्लान, अपनी ना आइडिया लगाया कि रोमेश बाहर खेलते हैं। तो रोमेश बोलता है कि नहीं नहीं बाहर क्यों खेलेंगे, है ना तेरा वीडियो गेम, खेलेंगे। नहीं नहीं, अंदर तो खेलते ही हैं, पेरेंट्स बाहर गए हैं, बाहर जाके पार्क में खेलने का अच्छा मौका है, बाहर चलते हैं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर बाहर चलना ही है तो अंकल का वो ले लें क्या, टेलीस्कोप ले लें क्या। अब इंदर के घर में टेलीस्कोप रखा हुआ था, ठीक है। तो इंदर बोलता है कि टेलीस्कोप लेके क्या करना है, बाहर ही तो चलना है, मेन मैटर तो ये करता है ना कि बाहर जाने की हुई थी। तो कहता है कि हाँ बाहर ही जाएंगे, टेलीस्कोप लेके चलते हैं ना, देख बाहर का बाहर भी हो गया, टेलीस्कोप में जाके हम थोड़े प्लैनेट्स देख लेंगे, शाम का वक्त हो रहा था। अब इंदर बोलता है कि नहीं भाई बड़ा महंगा है, पापा मेरे को डांटेंगे, पापा को पता लग गया तो ये टेलीस्कोप बड़ी महंगी चीज़ है, इसको लेके नहीं जाएंगे। तो रोमेश बोलता है अरे नहीं हमारे घर पे भी है, मुझे पता है कि कैसे क्या करना है। तो बहुत फोर्स करने लगता है। तो इंदर मान जाता है कि चलो किसी बहाने बाहर जा रहा है, कम से कम मेरे सामान छेड़ेगा नहीं, तो टेलीस्कोप उठा के चल देते हैं बाहर। तो थोड़ी सी पहाड़ी पे जाते हैं। अगेन NRI की कहानी है, जहाँ पे शायद टेक्सास में रहते हैं ये लोग, ओके, ठीक है, जहाँ पे ना हिली एरिया है थोड़ा।
तो हल्की सी पहाड़ी में जाते हैं, अपना टेलीस्कोप लगाते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं और हल्की हल्की ना बूंदें पड़ने लगती है। तो इंदर बोलता है कि यार बूंदें पड़ने लगी, वापस घर चलते हैं, मौसम ख़राब हो रहा है। तो रोमेश कहता है अरे रुकना, क्या है बूंदें पड़ी हैं, थोड़ी देर देख के जाते हैं। तो रोमेश टेलीस्कोप अपना फिट करता है, आसमान की तरफ करते करते वो थोड़ा दूर दूर देखने लगता है, ज़मीन पे देखने लगता है। तो उसको थोड़ी ही दूर ना एक खंडर मकान दिखता है पास में। तो टेलीस्कोप छोड़ के चल पड़ता है उस तरफ। अरे अंदर वो ना कुछ दिख रहा है यार मेरे को, घर से जल्द देखते क्या है। तो चल पड़ता है। इंदर बोलते हैं नहीं नहीं भाई मत जा, ऐसे क्यों जा रहा है, कि दूसरे की बाउंड्री है वो, तो हमारी बाउंड्री में है भी नहीं, मत जा ऐसे मत जा। तो सुनता नहीं, चल पड़ता है, बूंदें पड़ने लगी हैं। इंदर क्या करता है, अब क्या होता है ना कि जब बूंदें पड़ती है तो फ्लोर थोड़ा मिट्टी मिट्टी हो जाता है, तो फिसलने का डर रहता है। तो वो क्या करता है, टेलीस्कोप उठा लेता है इंदर, टेलीस्कोप लेके चल देता है, छोड़ के नहीं जाना, बड़ा महंगा है। टेलीस्कोप उठा के चल देता है, फिसलन भरा रोड हो रहा था, तो डरते डरते जा रहा होता है कि गिर ना जाए भाई, पापा बहुत मारेंगे। चल पड़ता है। तो वो खंडर से मकान में घुस जाता है, क्या बोलते हैं उसका नाम, रोमेश। खंडर से मकान में घुस जाता है। जितने में वो घुस जाता है उतने में इंदर कैच नहीं कर पाता है उसको। जितने में इंदर आके पहुंचता है उस मकान में, तब तक रोमेश अंदर जा चुका होता है। और उस मकान के पीछे, यानी मकान से आप एंट्री करोगे, अंदर जो हॉल आएगा, हॉल के बाद और कोई दीवार नहीं है, यानी पीछे का दीवार टूटा हुआ है। ठीक है। तो ये इंदर जी घुस जाते हैं बुलाते हुए, रोमेश रोमेश चिल्लाते हुए। रोमेश कहीं दिख नहीं रहा है। अब हॉल के जस्ट पीछे ग्रेवयार्ड है। तो हॉल के बाद कोई दीवार तो है नहीं, है क्या, ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड क्या बोलेंगे हम, कब्रिस्तान। तो अब इंदर डर जाता है, उसको खुद नहीं पता था कि भाई इस बाउंड्री के पार ये सब है। तो वो चिल्लाता रहता है, इंदर चिल्लाता रहता है, रोमेश कहीं मिलता नहीं है। और अचानक से चीखने की आवाज़ आती है। तो ये भागता हो जाता है और अंदर कब्रिस्तान के अंदर देखता है कि रोमेश खड़ा हो गया हंस रहा है। कहता है ये क्या मजाक है ना। कहता जो भी मजाक है, तो आ तो गया अंदर, तो मना कर रहा था, हम तेरे को बुलाना था अंदर, तो आ गया अंदर। तो उतने में ना रोमेश हंसता हुआ बोलता है कि ये देखियो क्या नाम है ये, मतलब जो ग्रेवयार्ड होता है ना उस पे एक पत्थर लगा के रखते हैं, टोम्बस्टोन। हाँ टोम्बस्टोन होता है, उसमें लिखा होता है कि किसकी मौत हुई है और कब से कब तक। कब से कब तक। तो बड़ा अजीब सा नाम होता है, और शायद किसी क्रिश्चियन का नाम था। तो ये लोग थोड़ा इनको फनी लगता है कि ये क्या नाम है। तो रोमेश क्या करता है ना, एक मार्कर होता है उसके पास पॉकेट में, उसका नाम ने गंदा जो नाम होता है उसको पसंद नहीं आता, तो ना नाम मार्कर से काला कर देता है। काला करके अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिख देता है। तो इंदर बोलता है ये क्या मजाक है। तो रोमेश बोलता है कुतिया यही डिजर्व करती है। 8 से 10 साल के होते हैं ये लोग। अरे इतनी छोटी उम्र में करते। तो बोलते कुतिया यही डिजर्व करती है, ये तो हैवी ड्राइवर निकले है ना। और उतने में करके वो वहाँ से आ जाते हैं। अब पेरेंट्स भी तब तक मार्केट में आ चुके थे, ये लोग पेरेंट्स को कुछ बताते नहीं है, क्योंकि इंदर को रोमेश का डर होता है, ये थोड़ा डोमिनेंट लड़का है, तो कुछ बताता नहीं पेरेंट्स को। और रोमेश ने पहले वार्न कर दिया था कि कुछ बताना मत घर पे। तो वो सब अपने अपने रूम में सोते हैं, लड़कों का अपना अपना अलग रूम है, साथ नहीं सोते हैं, उनका अपना अपना रूम है। तो उतने में रात को अचानक से इंदर की रोमेश की चीखने की आवाज़ आती है। नींद से उठ के चिल्ला रहा है बहुत तेज। सब लोग भागते हुए आए इसके रूम में, क्या हुआ क्या हुआ। कहते हैं वो औरत मुझे दिखी। कौन सी औरत। तो वहाँ पे वो रिवील करता है कि जो मैं ग्रेवयार्ड में गया था वहाँ पे मुझे एक औरत दिखी थी, सेम औरत यहाँ पे। यानी जब वो ग्रेवयार्ड पे गया था, जब वो उसको औरत दिखी, तब इसको ये पता नहीं था कि कोई एंटिटी है ये, तो उसको एक नॉर्मल एज ए इंसान दिखा था, वो विजिट करने आया होगा। हाँ। तो अभी कह रहा है कि सेम इंसान मेरे घर पे है और मेरी छाती पे चढ़ी हुई थी। तो इंदर को लगा ये फिर से मजाक कर रहा है, हर बार प्रैंक करता रहता है। और उतने में देखता है कि उसके सच में छाती पे जो है निशान है। तब इनको बिलीव होता है कि कुछ तो सीन है। अब उतने में पेरेंट्स वगैरह भी देखते हैं कि सच में कुछ निशान है। अब इनको बताता है फिर अंदर कि ऐसे ऐसे वो ग्रेवयार्ड में गया था और ऐसे ऐसे वो कुछ नाम लिखा हुआ था वहाँ पे, उसने नाम हम ब्लैक स्केच से काट वाट के कुछ इधर उधर का लिख दिया था उसने। तो अपना बुलाते हैं ये लोग, प्रीस्ट बुलाते हैं, अपना जो भी मंत्र वगैरह करते हैं, और प्रीस्ट बोलते हैं कि आप वहाँ पे वापस जाओ, उस नाम को मिटाओ, माफ़ी मांगो, और तब जाके ये बला आपकी टलेगी। ये स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है,
और एंड इसी तरह से होता है कि वो वापस जाती है, पहले इंटरनेट पे पता लगाता है बेचारा कि परमानेंट मार्कर कैसे मिटाते हैं, बेचारा नहीं है वो। सोल्यूशन वोल्यूशन उसको पता लगा, उसने जाके मिटाया, माफ़ी मांगी और उसके बाद चीज़ें कुछ सुधरी। और तब तक उसकी हालत ऐसे हो चुकी थी कि उसको अब पता है कि ग्रेवयार्ड या फिर किसी भी ऐसे जगह पे इस तरह की मस्ती मजाक तो नहीं। बात ऐसे है जी, वे चीज़ें सुधरे ना सुधरे, वो जरूर सुधर जाना चाहिए इन बातों के बाद। और ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे मजाक नहीं करना चाहिए भाई। और तो जो ये कहानी है, जैसे आप कह रहे हो कि NRI है, मतलब टेक्सास में रहते हैं, इंडियन है, तो ये बच्चा मतलब आप तक पहुंच कर गया? भाई अपनी बचपन की कहानी बता रहा है ना। अच्छा, अब अभी वो बड़ा हो चुका है? हाँ अभी बड़ा हो चुका है। ओके। तो बता रहा है कि मेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि अब क्या है ना, हमारे थोड़े हॉरर पॉडकास्ट चलने लगे हैं। तो ये देखते देखते कि इन्होंने सोचा कि मतलब अब क्या है ना कि लोग भेजने लगे हैं हॉरर पॉडकास्ट कहानी अपने अपने। तो इनको ये मौका लगा कि यार मैं अभी अपनी कहानी बताऊंगा। तो इसने अपनी बचपन की कहानी बताई जब ये 8-10 साल के हुआ करते थे। भाई अगर आप ये सुन रहे हैं ना, आपको लानत है, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहिए कभी भी। अरे बताया जिसने वो तो इंदर है ना, जो अपने जिसने भी बताया उसके दोस्त को लानत है, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहिए भाई। किसी की डेथ पर तो कभी भी मजाक नहीं करना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा है कि यंग एज में ना लोग इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इस लेवल तक नहीं, इस लेवल तक नहीं, इस लेवल तक नहीं। कहना क्या मतलब है कि यंग एज में ना लोगों को ये सब चीज़ों की इतनी समझ नहीं होती है, वो किसी चीज़ का भी मस्ती मजाक बना लेते कुछ ना। देखो, आप चाहे जितने मर्जी, एक होता है ना, जैसे चलो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मंदबुद्धि, कोई जितना मर्जी मंदबुद्धि हो, जितना मर्जी अंधेरा हो, जब कोई खाएगा ना, वो हाथ पकड़ के सीधा मुंह में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अंधेरे की वजह से यहाँ पे चले जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता कोई पागल होगा वो खाने का कैसे लगाए। तो एक बेसिक रूल कुछ है। बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना, उनको जिससे कहते हैं ना प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है, भगवान ने दिया, तो उसमें से ये है, इसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। खैर अब अकल आ गई होगी, है ना, आ जानी चाहिए, नहीं आई तो बिल्कुल आ जानी चाहिए। और यंगस्टर्स की बात चली है, हाँ। तो मुंबई की कहानी अरे है ना, मुंबई, हाँ ये अगेन ये पुरानी कहानी है, क्योंकि अब इनकी उम्र 30+ है। तो ये अपनी कॉलेज डेज की कहानी बता रहे हैं, अराउंड जब ये 20-21 होते थे। तो अब इनकी 30+ उम्र हो चुकी है। तब अब इनको अपनी जवानी के जो वो जोश फूटते हैं ना कि एडवेंचर करना होता है, हाँ तो चैलेंज करना होता है एक दूसरे को। तो वहाँ जा सकता है, तो वहाँ जा सकता है, तो ये कर सकता है, हाँ। करके दिखा देता है। मतलब चैलेंज देते थे ना एक दूसरे ये को। पैरानॉर्मल एक्टिविटी का चैलेंज मिल गया। ये मिल गया। इनके पास ना एक जंगल हुआ करता था, हाँ जिसकी कहानी है थी कि भाई रात को यहाँ से मत निकलो, सेफ नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपके पीछे चिपक के आ जाता है, कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर घर में आने के बाद अनहोनी होती है। बहुत सारे चैलेंज एक दूसरे को दे चुका है ये ग्रुप है, कुछ लड़कियां भी हैं इसमें, एक दूसरे को बहुत सारे चैलेंजेस दे चुके हैं। और एक दिन किसी ने ये चैलेंज दे दिया कि भाई इसमें कौन जा सकता है, तुम ड्राइव करते हो यहाँ चले जाते हो, कुछ किसी पहाड़ी पे चले जाते हो, वहाँ से कुदा दिया, यहाँ से कुदा दिया, यहाँ ड्रिफ्ट मार दिया, इतने किलोमीटर चला लिया, इस गाड़ी से रेस लगा लिया। अब इस जंगल से आपको घुसना है, यहाँ से निकलना है, कौन चैलेंज लेता है? चैलेंज अगर एक्सेप्टेड है तो 3,000 का इनाम। और 3,000 बहुत होता है, 3,000 बहुत होता है। और मतलब आप लगा लो कब की कहानी होगी, 10 साल पहले, 10-11 साल पहले। हाँ 3,000 रुपये बहुत होता है, वो भी स्टूडेंट्स के लिए। तो 3,000 रुपये के लिए शर्त लग गई। तो एक लड़की आती है अपनी वो बटोरने के लिए कि मैं करूँगी, ठीक है, ड्राइव लेती है, अपनी गाड़ी निकालती है, अकेले जाना होता है, लेकिन चैलेंज है अकेले जाना है। तो मैं जाऊँगी, बाकी सब लोग पीछे हट गए, ठीक है, ड्राइव निकलती है करीब 12:30-1 के आसपास रात को निकलती है। और वहाँ की जो एंट्री होती है ना, शाम के 5:30-6 तक बंद कर देते हैं उस जंगल की, और फिर सुबह 10-12 बजे के बाद ही खोलते हैं। 3 दिन का टाइम खोलते हैं, रात को बंद कर देते हैं। और एंट्री और एग्जिट बंद करके कोई गार्ड नहीं बैठा रहता है, एक लॉक सा होता है लगाया और चले गए, क्योंकि मना किया गया है। और गार्ड वहाँ पे बैठने का रिस्क लेते नहीं है, शायद डर के मारे या फिर किसी तरह का रूल है, वहाँ पे होता कोई नहीं है, लगाते हैं चले जाते हैं। तो ये लड़की आई, कार उसने अपनी रोकी जंगल की एंट्रेंस पॉइंट पे, गेट खोल दिया, कार लेके चल पड़ी। सब कुछ मस्त चल रहा है, बिल्कुल घना जंगल है, ऑब्वियसली रोड तो बना हुआ है गाड़ियों की जाने के लिए, दिन में गाड़ियाँ गुजरती हैं, और कोई लाइट का सोर्स नहीं है। गाड़ी की जो हेडलाइट है दैट्स दी ओनली सोर्स ऑफ लाइट, है ना। घने घने पेड़ है, सब ऐसे लग रहा है कि रास्ते पे ही गिर रहे हैं पेड़।
जा रही है मस्त अपना। और टच स्क्रीन का वो इतना ज़्यादा था नहीं गाड़ी के स्क्रीन पे, FM ऑलमोस्ट था ही नहीं। हाँ, वो FM वगैरह चलते थे। हम्म। तो अचानक से उसका रेडियो ऑन होता है ना, कुछ चैनल चलने लग जाते हैं, गाने वाने चलते हैं, और इसको मज़ा आता है कि ठीक है भाई गाने वाने चल रहे हैं। इन्हें नोट नहीं करती कि अपने आप चल गया है, इसको ऐसा लगता है कि कुछ कनेक्शन में या फिर मैंने ही चला रखा हो, सिग्नल नहीं आ रहा हो, अचानक से आ गया शायद, इतना नोट नहीं करती हो। ठीक है भाई गाना चल रहा है, थोड़ी देर बाद चैनल चेंज होते समय जो वो फर की आवाज़ नहीं आती रेडियो में, समझ गया। तो ऐसे फर की आवाज़ आती है। ये फिर माइंड नहीं करती कि ठीक है भाई सिग्नल नहीं आ रहा होता है, सिग्नल नहीं आ रहा होगा, रेडियो सिग्नल। ऐसे चलता रहता है और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ऊपर की आवाज़ हिस की आवाज़ में बदलने लगती है कि कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, खुशबुसा रहा है। हाँ फुसफुसा रहा है। उसको मतलब क्लियर समझ तो नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है, बट इतना समझ आ रहा है कि कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, फुसफुसा रहा है। तो ये रेडियो बंद कर देती है, वो रेडियो फिर चालू हो जाता है। ये थोड़ी देर बाद फिर बंद कर देती है, फिर तब तक इसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। इसको समझ आ चुका था जिस मारे मना करते हैं शायद वो कोई जो चीज़ है वो होने लगी है, अब शुरू हो चुकी है, वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो इसको इसके समझ है और इसकी हार्ट बीट तेज़ होने लगी। लेकिन अभी 5 माइल्स बचे हैं, थोड़ी देर और सह लेते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, चलो चलो। चलती है और चलते चलते रेडियो बंद करती है, फिर रेडियो चालू, फिर एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि बंद ही नहीं होता है, वो अपना सिग्नल चेंज होता रहता है, फुसफुसाने की आवाज़ चलता रहता है। अचानक से एक शार्प टर्न आता है, ठीक है, और इसको पता नहीं होता कि भाई इतने तेज़ी से जा रही होती है, अचानक से इतना शार्प टर्न आएगा। तो फट से ब्रेक लगा के टर्न मारती है तो गाड़ी स्किड हो जाती है। जितने में गाड़ी स्किड हो जाती है उतने में उसको ना सामने कोई दिखती है खड़ी हुई, ठीक है। अब क्योंकि अंधेरा था, कार की लाइट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, वो श्योर नहीं थी कि सच में कोई खड़ा है या फिर जस्ट मुझे ऐसे लग रहा है। कई बार होता है ना सुनील भाई कि रात को हमें लगता है कि कोई खड़ा है, लेकिन पास जाके देखते हैं बस एक कपड़ा ही तो टंगा हुआ है ना। तो इसको भी वही अपने आप में डाउट होता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा हो कि कोई भी कुछ भी शेप बन रहा है, पेड़ पौधे का परछाई वरछाई मिलकर कोई एक शेप बन रहा है, या सच में खड़ा है, मुझे पता नहीं। अभी थोड़ा सा जब गाड़ी स्किड हो गई है, वापस ट्रैक पे लाके नॉर्मल चलने लगती है। जैसे जैसे चलने लगती है वो जो शेप है वो उतने ही डिस्टेंस उस शेप ने बनाया हुआ है, यानी गाड़ी आगे जा रही है वो शेप भी उतना ही दूर है, मतलब करीब ही नहीं आ रहे हैं दोनों। चलते चलते वो नोटिस करी वो शेप बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब वो शेप करीब आने लगा है एंड शी नोटिसेस कि एक लेडी फिगर है और बहुत लंबी है और बाल बहुत लंबे हैं पैरों तक, है ना, उंगलियां लंबी लंबी हैं, ठीक है। अब इसको रियलाइज हो गया कि भाई ये झूठ नहीं था, यहाँ सचमुच कुछ है। तो ये और तेज चलाने लगती है और वो जो लेडी है वो बगल से गुजर जाती है। ओके, मतलब गाड़ी आगे चल रही है तो वो निकल जाती है ना पीछे, और अपने रियर व्यू मिरर में देखती है कि वो पीछे जा रही है। उतने में चलाती है तो जान में जाना ही सब कुछ नॉर्मल शांत हो जाता है। 1 माइल बचा है तो अपने आप को बोल रही है 1 और माइल बचा, बस मतलब हो गया, बस बहुत जो था हो गया, ये 1 माइल बचा है। तो चल रही अचानक से धाड़ करके विंडशील्ड पे चिपक गई वहाँ के। ओके, तो अब इसकी मतलब ऑलमोस्ट किसी पेड़ से वो टकराने वाली होती है, अचानक से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे किसी को, धाड़ से आ गई, है ना, और थोड़ा डगमगा गई। जितने में वापस सेंसेस में आती है कि कोई नहीं है, वापस नॉर्मल जाती है, फिर रेडियो की आवाज़ आती रहती है, फिर फुस 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 फुस। अचानक से उसको उसका ध्यान मिरर में जाता है एंड शी नोटिसेस वो लेडी उसके बगल में बैठी है, पीछे वाली सीट पीछे में बैठी है। और उसी पॉइंट पे उसका एक्सीडेंट होता है, कहीं पे लेको टकरा, बहुत डर जाती है चीख के मारे, एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर सुबह उसके दोस्त को ढूंढते हुए आते हैं तो ये बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। तो तब ये आके सबको कहानी बताती है कि भाई यहाँ तो नहीं आना चाहिए था। दिस इज द होल स्टोरी। इसको हम रॉन्ग टर्न बोले, क्या बोले आप? नहीं, ये 3000 कमाने के चक्कर में 30,000 का नुकसान। सुनील भाई ये कहानी ना मुझे सच में बहुत ज़्यादा मेरे आइज़ को इसने कैच किया कि यार मतलब कुछ भी आप रिस्क लेने को मन तैयार हो जाओ। मतलब मैं खुद इन चीज़ों में मानता नहीं था, लेकिन जिस तरह की कहानी आ रही है ना, मतलब कोई क्यों इस तरह का बोलेगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, ये वो कोई एक्सपीरियंस लोग करते हैं वो, हालांकि दिमागी अपना इल्यूजन हो कुछ भी हो, लेकिन आके वो बताते हैं कि मुझे कुछ दिखा। तो आप मानते क्यों नहीं थे पहले, ये बताओ भाई। क्योंकि मेरे साथ चीज़ें हो, देखो अब मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मुझे कहा सुनी पे इतना यकीन नहीं होता है अभी भी। मुझे लगता है कि जब तक कोई चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं करी वो चीज़ मैं कैसे मान सकता हूँ। लेकिन विथ टाइम मैंने ये रियलाइज़ करना शुरू करा, जैसे जैसे मैं खुद के प्रोफेशन में बढ़ा,
कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि ज़रूरी नहीं जो चीज़ आप देख और महसूस नहीं कर सकते वो होती नहीं है। इसको मैं धीरे धीरे सोच समझने लगा। पहले मुझे ये चीज़ पता थी, अब मैं इसको समझने लगा, क्योंकि हवा में कई तरह के गैसेस होते हैं, आपको दिखते नहीं है, वो है। एनर्जी बोलते हैं हम, वो दिखते नहीं है, वो है। अभी आप मेरे साथ आए हो, मैं एक्साइटमेंट से कुछ बात करूंगा तो ना चाहते भी आपके चेहरे पे के स्माइल के साथ मुझसे बात करोगे, है ना। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो दिखा नहीं, लेकिन वो है ना। तो मैं इस चीज़ को फिर समझने लगा कि कोई चीज़ ज़रूरी नहीं जो आपको दिखेगी तभी उस चीज़ का एग्जिस्टेंस है ना। अब मैं कहा सुनी में बिलीव नहीं करता था, लेकिन आपको अगर 50 लोग बोलेंगे नहीं मानोगे, 100 लोग बोलेंगे नहीं मानोगे, 1000 लोग बोलेंगे नहीं मानोगे, एक पॉइंट पे आप बोलोगे सब कोई क्यों बोल रहा है, सब कोई पागल थोड़ी है। वो तो है, लेकिन अपना एक बिलीफ होता है ना। तो आपको कुछ ऐसा कभी आपके साथ कुछ हुआ पर्सनली एक्सीडेंट, ऐसे इंसिडेंट हुआ कुछ ऐसा कि जहाँ पे आपको लगा कि यार हाँ ऐसा कुछ हो सकता भाई मेरे साथ ना बहुत कम हुए हैं, और जितने भी हाँ जितने भी हुए हैं मैं शेयर एक्चुअली आपके साथ भी कर चुका हूँ। और जिस वक्त पे हुआ था उस वक्त पे मैं मानता नहीं था, लेकिन तो फिर ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जहाँ पर आपने पहली बार लगा कि यार मान लेना चाहिए, ऐसा कुछ मान लेना चाहिए था, क्योंकि अब नहीं होता है ना, जब होते थे तब। जब वो पहली बार आपका, जैसे कहते हैं ना कि पहली बार राब्ता पड़ा हो कि यार, मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय आपके दिमाग में ये बात आई होगी यार मैं तो मानता नहीं था। हाँ पहली बार जब आपको कुछ ऐसा पैरानॉर्मल फील हुआ यार ये क्या हो गया। यार वो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं पहला अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो फनी था। बचपन की कहानी पता नहीं मैंने बताया ही नहीं होता ही। मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। अगेन ये एनर्जी की बात है। भाई इसके बाद हॉरर इंसिडेंट भी है तो फनी को थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, छोड़ के मत जाना। तो क्या है ना कि मामा के वहाँ खेल रहा था। मेरे नाना की रिसेंटली डेथ हुई थी, कुछ 4-5 महीने हुए होंगे। तो हम लोग गए हुए थे नाना के घर पे, अब मैं खेल रहा था। बहुत छोटी सी कहानी, बहुत छोटी सी कहानी। वो पहला मेरा हॉरर एक्सपीरियंस था जहाँ पे मेरी खुद की हालत ख़राब हुई थी। फनी हॉरर एक्सपीरियंस? हाँ मतलब अब मुझे फनी लगता है, उस वक्त तो फनी नहीं था। उस समय तो नहीं होगा। उस हालत ख़राब हो गई थी मेरी कि ये क्या है। अब मुझे पता नहीं था कि मैं डर के मारे इस तरह से रिएक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे को डर लगता है ना, मैं चांटा बजा देता हूँ। मतलब मैं सो रहा होता हूँ ना, मेरी बहना के डराने की कोशिश करती है, मैं होश में आते चांटा लगा देता हूँ। मतलब मेरा फियर का जो रिएक्शन होता है ये होता है कि अटैक, है ना। उस वक्त मेरा फियर का रिएक्शन ये था, सुन के समझ मतलब याद करके मुझे हंसी आती है। तो मैं खेल रहा था तो किसी ने कहा कि यार नाना जी आए। मतलब वो समझ नहीं आए मतलब क्या। कहता वो तेरी मम्मी की बॉडी में आए हैं। मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, मतलब नाना जी मम्मी की बॉडी में आए का क्या मतलब है। मुझे नहीं पता था कि शरीर में आने वाली कोई चीज़ होती है। मैं भाग के आया कि मतलब मुझे इतना समझ आया कि मम्मी को कुछ हुआ है। मैं आया और देखा कि मम्मी की आंखें लाल, मम्मी रो रही हैं और सब घेरा लगा के बैठे हुए हैं। सब घेरा लगा के बैठे हैं। मम्मी जो है मेरे मामा का हाथ पकड़ के बैठी हुई है। और नाना जो थे मेरे मामा, छोटे मामा से बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद है उनको, है ना। तो मम्मी जो है छोटे मामा का हाथ लेके बैठी हुई है, ठीक है। तो इतने में मैं टोर पे खड़ा होकर देख रहा हूँ कि मम्मी बैठी है, आंखें लाल हैं, सब घेर के बैठे हुए हैं। मैंने मम्मी को देखा, मम्मी को मैंने पहली बार इस हालत में देखा, आंखें लाल हैं, है ना, रो रही है, आंखें लाल हैं, और मुझे ऐसे बोलती हैं। अच्छा, नाना मुझे बहुत प्यार करते थे। हाँ। ओ मेरी जो हालत खराब हुई, मैं चिल्लाता हुआ भाग गया वहां से। 10 कदम पीछे हो गए। मैं भाग गया वहां से, कसम से। मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि मैं डर के मारे ये रिएक्ट करता हूँ। अभी जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मैं रिग्रेट भी करता हूँ कहीं ना कहीं कि शायद मुझे चला जाना चाहिए था। कि नाना मुझसे इतना प्यार करते थे, तो मतलब आए थे इतने दिनों बाद, तो मुझे ऐसे अब आए तो मुझे ऐसे लगता था कि शायद चला जाना चाहिए था। क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा बॉन्ड था। मतलब मैं स्कूल से चला जाता था घर पे। अब स्कूल जहाँ जाता था ना, वो स्कूल था मामा नाना के और मेरे घर के बीचों बीच। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नाना के वहाँ से भी एक वैन आती थी वहाँ के एरिया के बच्चों को स्कूल में लेकर। मेरे वहाँ से भी एक वैन जाती थी हमारे एरिया के बच्चों को स्कूल में लेकर। और दोनों जो वैन वालों का जो मालिक था वो एक ही था। तो मैं, अब फीस तो कॉमन जाती थी ना वैन की, तो मैं यहाँ से चला जाता था स्कूल, छुट्टी होते वक्त दूसरे वैन से नाना के वहाँ चला जाता था। तो ऐसे करता था। और मतलब मैं अभी भी उस चीज़ को रिग्रेट करता हूँ कि शायद अगर सच में ये चीज़ होती है तो मुझे उस वक्त चला जाना चाहिए था, कि एटलीस्ट नाना का लास्ट जो भी प्यार या फिर टच था वो मुझे मिल जाता। क्योंकि जिस वक्त नाना गए उस वक्त मैं दिल्ली में था।
लेकिन उस समय के हिसाब से, उस उम्र के हिसाब से तो जो सबसे बेस्ट पॉसिबल थिंग थी वो डरना ही थी। डरना लाजमी था। तो ये तो एक बड़ी एक नॉर्मल बात है। फनी होना था ये तो ये तो फनी होना था। इमोशनल भी हो गए सब भाई आप। चलो देखो क्या होता है कि मैं ना ये सोचता हूँ कि बड़े बड़े ना बदकिस्मत होते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी नाना नानी की रिस्पेक्ट नहीं करते, जिनको वो जैसे कहते हैं ना, एक रिश्ते के अलावा जिसको बोझ नजर आता है। जो लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, अपने दादा दादी को, पता नहीं कैसे पत्थर लोग, दिल लोग होते हैं। चाहे कोई जितना मर्जी तंग करे, है ना, कुत्ते पाल रहे हैं और घर वालों को बाहर निकाल रहे हैं। राइट। We are living in a very difficult world, very strange, very dark. चलो यार थोड़ा सा लाइट करते हैं। लाइट नहीं पर्सनल करना, हॉरर करना, हॉरर। हॉरर में ही किसी और की कहानी पे चलते हैं। आप ब्रेक ले सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि मैं फिर वो फ्लो बिगड़ता है फिर, है ना, भावनाओं में बह जाएंगे। नहीं नहीं मैं दूसरों की कहानी पाना चाहता हूँ कि अपनी कहानी ज़्यादा। बताइए बताइए। ओके सो क्योंकि आप मरे हुए की बात कर रहे हैं, ये कहानी मैंने कहीं पे शेयर करी हुई है, बट स्टिल क्योंकि हम इस मोड पे आ चुके हैं जहाँ मुझे लगता है कि ये कहानी शेयर करना सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये एक ऐसी कहानी है, मैं डिटेल्स अगेन चेंज कर दूंगा, बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स तो मुझे याद नहीं होंगी, मोटी मोटी कहानी मुझे याद है। तो कहीं पे भी मैंने माइन्यूट डिटेल्स मिस कर दी या फिर कुछ गलत बता दिया तो प्लीज़ एक्सक्यूज़। तो कहानी ये थी कि एक लड़का था, उसके जो पापा थे वो पापा के साथ ही रहता था, और उसकी जो एक्सटेंडेड फैमिली थी, बुआ मौसा चाचा सब, हर कोई अब्रॉड रहता था, कोई यूएस में, कोई कनाडा में, कोई यूके में, कहीं ना कहीं रहता था। तो इसके पापा की ना तबीयत ख़राब होने लगी, और इसके घर पे ना बहुत कुछ चीज़ें ना सीरियस होती थी, मतलब मजाक वे में कुछ नहीं बोलते थे, यानी जो बोला है उसके पीछे की मीनिंग वही है। ऐसा नहीं होता कि मैं मन में कुछ चल रहा है, मैंने ताना मारते हुए कुछ बोल दिया, है ना, भाई तू ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, यानी मैं ठीक नहीं हूँ बट ताने की वे में कि तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तो उनकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं था, जो बोला है सो वैसा है, कुछ हिडन मीनिंग नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हर किसी की बात को सीरियसली लिया जाता था कि कोई बंदा ऐसा ही नहीं बोल रहा है, वॉट एवर ही और शी इज सेइंग, ही और शी मीन्स इट, तो सीरियसली लेते थे हर बात को। तो अचानक से क्या हुआ ना कि पापा और बेटा ही साथ रहते थे। पापा अचानक से बोलने लगे कि मेरे मतलब कुछ दिन पहले जो गुजरे थे कोई रिश्तेदार, वो मेरे सपने में आए थे, और वो मुझे कह रहे हैं कि तेरे चलने का वक्त हो चुका है। अब बेटा जो पहली बार मतलब नॉन सीरियस वे में लेता है कि पापा ये कैसे बात कर रहे हैं, एज वेज हो गई है शायद इस वजह से। अब बट क्योंकि फैमिली में ये सिचुएशन तो था नहीं कि किसी बात का मजाक नहीं लिया जाए, एटलीस्ट अगर वो मान नहीं रहा है एटलीस्ट प्रिटेंड करे कि हाँ पापा मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ये आपको शो नहीं कराऊंगा कि आप पागल हो गए हो या फिर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप पागल हो गए हो। तो पापा को वो प्रिटेंड कराना चाहता था कि ठीक है मैंने मान लिया आप जो बोल रहे हो। पापा क्या बोलते थे कि शाम को ना एक यहाँ चेयर लगा दिया कर, एक्स्ट्रा चेयर, और बालकनी में बैठ के और शाम को एक्स्ट्रा चेयर लगा के किसी से बात करते रहते थे। बेटा ये चीज़ नोटिस कर रहा है और अभी वो मानने को तैयार नहीं है कि पहली बार पापा ऐसे ऐसे बात कर सकते हैं, शायद एज वेज हो गई है तो शायद कुछ भी बोल रहे हैं। और पापा उसके ड्रिंक लगाते थे, एक अपना ड्रिंक रखते थे, एक दूसरा ड्रिंक रखते थे, और हर बार बेटा नोटिस करता था पापा अपना ड्रिंक पी तो रहे हैं, लेकिन जब तक पापा का कॉन्वर्सेशन सामने वाले चेयर से ख़त्म हो रहा है दूसरी ड्रिंक भी ख़त्म हो चुकी होती है। तो कहीं ना कहीं वो ये समझ रहा था कि शायद मैं देख नहीं रहा हूँ कि पापा खुद ही पी जा रहे हैं उस ड्रिंक को भी, है ना। अब धीरे धीरे क्या हुआ, पापा की तबीयत ख़राब होने लगी और हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब तबीयत ख़राब होने लगी और बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, इन्होंने क्या करा, बच्चे ने सबको कॉल लगा दिया कि भाई आ जाओ, पापा की तबीयत ख़राब हो रही है, पापा सबको बुला रहे हैं। और क्योंकि अब्रॉड रहते हैं, ऐसे नहीं कि बोल दिया आ जाओ अगले दिन आके पहुंच गए, टिकट कराने में टाइम लगता है, कई बार टिकट्स मिलते नहीं हैं, तो एटलीस्ट 3-4 हफ्ते तक तो कोई अभी पहुंचने नहीं वाला था यहाँ पे, लगभग महीना लग रहा। तब तक क्या होने लगा, ये पापा का बहुत ख्याल रखने लगा। पापा बहुत भारी थे, थोड़ा हैवी वेट थे, लगभग 4 इंसान जितना चाहिए इनको उठाने पहुंचाने में, एम्बुलेंस करने में, मतलब भारी थे अच्छे खासे, 100-120 करीब थे। तो ये बच्चा खुद ही करता था जैसे जैसे करके लोगों की हेल्प लेकर। तो ये कंडीशन और बढ़ने लगी,
पापा शाम के वक्त ऐसे करते थे, चेयर लेके बैठ जाते थे, अगले दिन 2 चेयर लगने लगे कि एक्स्ट्रा 2 चेयर और। तो उनका कहना था कि मेरे पूर्वज आते हैं और मुझे बुला रहे हैं कि टाइम आ चुका है। तो ऐसे करते करते ड्रिंक लगाते थे, 2 ड्रिंक और रखते थे और वो ड्रिंक भी खत्म हो जाती थी। ये इसने कभी गौर नहीं करा, इसको लगता था पापा खुद ही पी जाते हैं, है ना। तो पापा का कहना था कि मेरे पूर्वज आते हैं, वो साथ में बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, है ना, ऐसा ऐसा होता है। अचानक से फिर से एक दिन तबीयत खराब होने लगी, एम्बुलेंस बुलाया, हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे क्या हुआ, पापा की अभी डेथ हो गई। उतने में 1 हफ्ते बाद सारे लोग पहुँच जाते हैं। जैसे ही पहुँच जाते हैं अपना सब कुछ क्रिया व्रिया जो भी करके ख़त्म कर देते हैं, सब लोग वापस चले जाते हैं। मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि जब डेथ हो जाती है, जो बहन होती है ना वो नहीं आ पाती है, वो शायद यूएस में रहती है, वो नहीं आ पाती है। तो जब डेथ होने के बाद पोस्टमार्टम के लिए, डेथ होने के बाद जब बॉडी रखी हुई थी, जब ये लड़का वेट कर रहा था सबके आने का, तो बहन कहती है कि सपने में मेरे आए पापा, कह रहे हैं कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। और लड़का ये नोटिस करता है कि जो पापा का हाथ है ना वो ज़मीन में पड़े हुए, वो मुड़ा हुआ है, सही कंडीशन में रखा नहीं हुआ है, किसी तरह से उठा रह गया है, कुछ अजीब से शेप में है जो नॉर्मल नहीं है। और अब वो दबाने की कोशिश कर रहा है, वो दब नहीं रहा है क्योंकि एक पॉइंट के बाद स्टिफ हो जाती है, राइगर मोर्टिस बोलते हैं उसको। तो ये बात सच निकली। अब कुछ 1-2 दिन बाद बहन कॉल करती है कि पापा बोल रहे हैं ठंड लग रही है। यार ये क्या मैसेज देने की कोशिश करे, पापा तो ठंड लग रही है। तो वो क्या होता है ना कि उस वक्त एक्चुअली वो पोस्टमार्टम रूम में फ्रीज़र में रखे होते हैं। तो यानी ये सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, उसको जो लेडी को मैसेज हो रहा है बहन को, वो कंडीशन वही चल रही है, किसी तरह से पापा उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। खैर ये सब चीज़ें ख़त्म हुई, क्रिया व्रिया करा, सब लोग मेंबर्स वापस चले गए। थोड़े दिनों बाद बुआ के सपने में पापा आते हैं कि तेरे जाने का समय आ चुका है। अच्छा, बुआ क्या सपने में आ रहे हैं? हाँ, पापा भी सपने में आ रहे हैं। बुआ की तबीयत भी बिगड़ने लगी। हाँ। अब बुआ की तबीयत बिगड़ते बिगड़ते बुआ की हो जाती है, डेथ हो जाती है, वो हॉस्पिटल डेथ हो जाती है। अब जब बुआ की तबीयत बिगड़ रही है, अब बुआ की तबीयत जब बिगड़ रही है, उनको देखने के लिए कोई और रिश्तेदार आ रहा है, ठीक है। और रिश्तेदार जब बुआ को देखने जा रहे हैं, रिश्तेदार को फ्लाइट में सपने में बुआ आती है। अच्छा। बुआ के साथ साथ जो पापा मर गए हैं वो भी आती है। आती नहीं, पापा आते हैं। तो बुआ और पापा दोनों, जबकि बुआ भी जिंदा है, बुआ भी मरी नहीं है, पापा और बुआ दोनों आते हैं। पापा बोलते हैं कि तेरे जाने का वक्त आ चुका है, अभी देख ले, अभी मतलब बुआ का जो भी नाम है, मैं इसको लेके तेरे पास पहुंच रहा हूँ, तेरे जाने का वक्त आ चुका है। अब बुआ कुछ दिनों में गुजर जाती है, साथ साथ जो फ्लाइट में जिनको पापा और बुआ दोनों नज़र आते हैं वो भी गुजर जाते हैं। ओके। तो ये इनका सिलसिला बनता रहा कि जो भी मर रहा है वो दूसरे के सपने में आ रहा है और उसको लेके जा रहा है। प्रीस्ट को बुलाया गया कि ये हमारे फैमिली में कुछ कुछ ऐसा हो रहा है कि एक दूसरे के सपने में आ रहे हैं और सबको लेके चल बस रहे हैं। तो वो प्रीस्ट अपना क्रियाकर्म जो भी करते हैं, और ये कहानी ऐसे ख़त्म होती है। वो प्रीस्ट समझाते हैं कि आप लोग ना इनको याद मत करो, अगर याद कर रहे हो तो खुशी में याद करो, सैडनेस के मारे याद मत करो, उनको मिस मत करो, क्योंकि वो उस अटैचमेंट की वजह से ये छोड़ के नहीं जा पा रहे और आपको लेके जा रहे हैं फिर। तो कहते हैं कि कोई खुशी का माहौल है तो याद कर लो, ऐसे नहीं कि बैठ के डिस्कस कर रहे हो कि अच्छा आदमी था क्यों चले गए ये वो, तो उनसे आप उनको जता रहे हो कि जाना नहीं चाहिए था उनको, तो वो पूरी खुद तो वापस आ नहीं सकते, वो तुम्हें लेके जा रहे हैं। तो तब से इन्होंने ये क्या किया कि जो भी डेथ हो रही है वो उन्होंने इन्फॉर्म करना बंद कर दिया किसी को, ताकि वो किसी बारे याद ना करे। तो इन्होंने यही रास्ता अपनाया कि डेथ को ज़्यादा फैलाए नहीं, जो भी हो गया सो गए। तो इस तरह से उनका सिलसिला ही ख़त्म। नहीं, इसका सही सिंपल रास्ता मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जब आप ये बात कर रहे थे ना तो मैं एक बात को इंटरलिंक कर रहा था, कोरिलेट कर रहा था अपने घर से। अच्छा। अब मैं आपको ना पर्सनल बात बताता हूँ जो मैं कोरिलेट कर पा रहा था। ये ना बात कुछ हो रहा है, इमोशनल नहीं है। क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो हमारे जो गुजर चुके हैं ना उनका ही रूप बदल लेती हैं। रूप बदल लेती है। उनका रूप बदल के मतलब अपना रूप बदल के असली उनके अच्छा, रूप में उनका रूप आती ले हैं लेते और वो हैं। लेके जाना चाहती है और चले भी जाते हैं। हाँ। अब ये पर्सनल कैसे है कि मेरे मदर के साथ 3-4 बार हो चुका है। अच्छा। अब मेरे जैसे फादर नहीं है वो, मैं तब
अराउंड था कुछ 8 साल का जब वो गुजर गए थे। हम्म, तो अराउंड ये है 1998 के बाद, तो आज कितना टाइम हो चुका है, 27 साल हो गए ऑलमोस्ट, हाँ, है ना, 27 ईयर्स हो गए। हम्म, इसके बीच में 5 या 6 बार ऐसा हुआ है कि मेरी मदर ने कहा है कि वो आप आए रात के समय में आके पास बैठ सकते हैं हम्म, और वो कहते हैं कि चल चले। हम्म, तो जब वो उनकी बॉडी को लेकर आया गया था ना, तो पापा के घर, हाँ घर से तो चलो काम पर गए थे नॉर्मल शॉप पे। देन उस समय उनको अटैक आया तो कार्डियक अरेस्ट आया, देन उनको लेकर गए। फिर देन जब वो उनकी बॉडी को लेकर आए तो वो नहीं थी, शर्ट नहीं थी, बनियान थी ना उसमें। तो उसी फॉर्म में आते हैं कि बनियान डाली है पूरा फैमिली रहने के लिए। पहले 1-2 बार मदर कहते हैं कि मैं उठने को बस, मतलब जैसे मेरा हो रहा था कि हाँ मैं चल रही हूँ, है ना। तो उसी समय हमारे जो जिस गुरु महाराज जी को हम पूजते हैं उनका स्वरूप सामने आ गया, तो ये फिर रुक गए। 1-2 बार जब हुआ तो फिर पंडित जी से पूछने की कोशिश की गई, तो उन्होंने कहा कि वो मुक्त हो चुके हैं, पिताजी मुक्त हो चुके हैं आपके, उनके हस्बैंड आपके। और जो ये है ना, ये कोई प्रेत है जो उनका रूप लेता है और वो चाहता है कि आप उसके साथ चले जाओ, ठीक है। जितनी बार भी, पहली 2 बार तो हुआ तो गुरु महाराज जी का स्वरूप सामने आ गया, उन्होंने बचा लिया। अब उनको पता है, तो अब वो सपने में भी उनका इतना कंट्रोल है माँ का कि वो सपने में भी मना कर देते हैं। हो जाता है कई बार, कुछ हद तक सपने में इंसान कुछ चीजों को कंट्रोल कर लेता है। ओके, ये तो नया था। ये मेरे साथ है। मतलब आपकी मदर को ये चीज़ पता है कि ये कोई और है, हाँ, ये जेनेटिक भी होता है। तो सपने में जाके वो मना कर देते हैं कि भाई नहीं, मैं नहीं आने हाँ, वाली। क्योंकि आता तो बेसिकली सपना ही है ना। तो मेरे भी कई बार 1-2 बार सपनों में कुछ ऐसे नहीं, कुछ चीज़ों को मैं जैसे बदल रहा हूँ, तो होता है। मैंने रिसर्च की हुई है, ऐसा कुछ भाई मैं फेंक नहीं रहा। ये साइंटिफिकली इसकी कोई टर्म होती है जिसमें हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कंट्रोल द ड्रीम्स। बड़े रेयर केसेस में, हर बार नहीं, तो होता है। इसके अलावा ये जो मैंने बात की है ना, जब हम जितना भक्ति में जुड़े होते हैं उतना ही हमारा मन जो होता है एकाग्र होता है। इतनी जल्दी हम, जैसे अब देखो 2 बार हुआ गुरु महाराज ने बचा लिया, तो इमोशनली ऐसा कुछ नहीं होता। खैर, अब हर एक का अलग अलग सिस्टम होता है। अब इससे पहले मानस भाई हम विराम दे आज के पॉडकास्ट को, बुक के बारे में बताओ भाई अपनी, द आर्ट ऑफ स्टेइंग अनकूल इन योर 20s। भाई स्टेइंग कूल होना चाहिए या अनकूल होना चाहिए? अनकूल होना चाहिए। थोड़ा सा बताओ फिर क्या होना चाहिए। यार आज के ज़माने में ना बच्चे जो हमारे एज के हैं, मैं लेट 20s में हूँ अपने, और पूरी 20s में मैं काफ़ी अनकूल रहा हूँ। और मैंने ये नोटिस करा है कि अनकूल रहने से आपको क्या कुछ मिलता है और कूल रहने से क्या कुछ मिलता है। जो कूल वाले बच्चे होते हैं ना, ये मैंने इस किताब में लिखी है, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। जो कूल वाले बच्चे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि वो आज़ाद हैं जब वो कॉलेज या स्कूल में होते हैं, क्योंकि उनको सारी कूल हरकतें करनी होती है ना। घूमना है, पार्टी करना है, लेकिन घूमना पार्टी करना सही है, लेकिन तुम्हारा घूमना पार्टी करने का डेफिनेशन अलग है। अब आजकल लोग घूमने जाते हैं, मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि कई लोग डिसएग्री भी करें, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक। अब आजकल लोग घूमने जाते हैं, वो घूमने का मतलब क्या होता है? माइंड को रिलैक्स करना ना। आप नोटिस करोगे दिल्ली से लोग जाते हैं ऋषिकेश या फिर मनाली जाते, वहाँ पे भी दिल्ली जैसा ही माहौल ढूंढते हैं। यानी उनको वहाँ मार्केट चाहिए, उनको वहाँ पूरा फैसिलिटी चाहिए। सही बात है ना। वहाँ पे जाके तुम पार्टीज कर रहे हो, वहाँ पे जाके तुम है ना दारू पी रहे हो, यानी वो कामनेस आपको दिमाग में मिला ही नहीं ना। बस आपने सराउंडिंग बदल दिया है, एक्शंस और थिंकिंग तो वहीं की वहीं है। हाँ, इंडिया से बाहर गए, अरे यार वहाँ पर इंडिया जैसा माहौल है नहीं भाई, क्यों होगा, है ना। जब देश ही बदल लिया तो फिर कैसा माहौल होगा वहाँ? तो कहने का मतलब है, इस पॉइंट का ये मतलब था कि लोग कूल बनने के चक्कर में वो चीज़ें कर रहे हैं जो अनकूल लोग भी कर रहे हैं, लेकिन अनकूल लोगों का मोटिव अलग होता है वो चीज़ करने का, जिसके वजह से उनको अनकूल मान लेते हैं। अभी मैं बाहर घूमने जाऊँगा, 2 दिन 3 दिन 5 दिन में गायब हो जाऊँगा, कोई मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। मैं क्या करता हूँ वहाँ पे? कुछ नहीं करता। एक मैंने कॉटेज लिया, लोकल्स के साथ उठूँगा, बातचीत करूँगा, घूमूंगा, आसपास वॉक करूँगा, ट्रैकिंग करूँगा, बस। मुझे उतरना ही नहीं है पहाड़ के नीचे, मुझे देखना ही नहीं है गाड़ी घोड़े, है ना। शांति चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको अनकूल बनना है। अनकूल का मतलब जो कूल बच्चों के सामने में चीज़ें बोरिंग होती है, आपको वो बनना है। ज़िंदगी में असली सक्सेस या फिर असली ज़िंदगी का जीना वहाँ मिलेगा। अभी देखो जो कूल बच्चे हैं, है ना, जिन्होंने सारी मौज मस्ती करी है, अभी वो क्या कर रहे हैं? बहुत सारे लोग अफेंड हो जाएंगे, वो एक जॉब कर रहे हैं 30 40 50 60 हज़ार का, वो पपेट बने हुए हैं अपने बॉस से कंट्रोल में।
मेरा देख लो, मैं अनकूल था, ठीक है, मैंने वो चीज़ें करी नहीं जो दुनिया बाकी फॉलो कर रही थी, मैं अपनी राह में चला हुआ था, मुझे उनके साथ घुलना मिलना भी इतना मैंने करा नहीं है, सही बात। ठीक है, मैं अपनी उसमें था। अभी मुझे आज काम करने का मन नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं वीकेंड्स पे कभी घूमने नहीं जाता, वीकेंड्स में होती भीड़, आपको मिलती नहीं है प्रायोरिटी, आपको लाइन में लगना पड़ता है। मैं वीक डेज में जाऊँगा, बिल्कुल ठीक है। वीक डेज में बहुत ही कम क्लाइंट्स आएंगे, कहीं पे भी जाओ आपको भाई सर्वोपरि रखेंगे, भाई महाराज आ गए, ऐसे ही है। ठीक है, गाड़ियाँ रोड पे खाली, मतलब आपको फुल प्रायोरिटी दी जाती है, आपका टाइम सेव होता है, आप अपनी मन मर्जी का करते हो, अपने को चाहिए फुल इज्जत, ठीक है फुल इज्जत चाहिए। तो ये बहुत एक मैंने निचोड़ बताया, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया, अभी इसमें बहुत कुछ आपको डेप्थ में पता लगेगा कि अनकूल एक्चुअली में बनते कैसे हैं। जो लोग कूल अपने आप को समझते हैं वो एक्चुअली वो खुद अनकूल हैं, नजरिया चाहिए बस। आप इस बुक को अगर आप पढ़ोगे ना, आपको ना जो कूल बच्चे हैं ना उनको देखकर ऐसा लगेगा कि बेचारे, उनको पता भी नहीं है क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं हम बड़े मजे कर रहे हैं। किस वर्ग को ये बुक पढ़नी चाहिए? किस वर्ग को, कौन सी एज ग्रुप को ये बुक पढ़नी चाहिए? भाई वैसे मैंने ये 20s लिखा है क्योंकि ज़्यादा मेरी कोशिश है कि कोई भी मैंने चीज़ लिखी है ना वो चीज़ कोई अप्लाई कर पाए, और 20s वाले जो लोग हैं ना वो आसानी से अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि वो अपने आप को भी बिल्ड कर रहे हैं, है ना, मोल्ड कर रहे हैं, अपने आप को शेप चेंज कर रहे हैं। 30s 40s के बाद भी आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो, एटलीस्ट आपको समझ तो आएगी आपने कहाँ गड़बड़ी करी है। अगर आपको मौका दिखता है ना तो आप सही कर सकते हो, समझ आए? बुक दिखाएंगे एक मिनट? तो ये भाई की बुक है, मैंने ना कोई भाई से चार्जेस लिए हैं ठीक है, तो ये फ्री में मैं एंडोर्स कर रहा हूँ। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अभी बुक ये पढ़ी नहीं, उसका एक कारण है, क्योंकि जो मेरा बुक पढ़ने का पैटर्न क्या होता है कि मैं बुक एक दिन में ख़त्म करने वाला इंसान हूँ। तो अभी जैसे कि आपको पता है कि भाई मैं रेगुलर वीडियोस को बना रहा हूँ, उसकी वजह से जो टाइम है वो नहीं मिल पा रहा, और अगर बेमन से पढ़ा तो क्या पढ़ा, है ना। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ इसको एक दिन में ख़त्म कर दो, क्योंकि मेरी पहली बुक है। हाँ। तो मैंने कोशिश करी कि मैं एक बहुत रिनोन्ड ऑथर तो नहीं हूँ, हाँ। तो कोई खरीदेगा तो कम से कम उसको ये डर ना हो कि यार इतना सारा पढ़ना पड़ेगा क्या। हाँ। तो वो रिस्क मैंने कम कर दिया है, तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगी ये बुक। सो दैट्स वाई इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई 2 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, ई बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन अमेजोन, है ना, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ई बुक भी ले लेंगे तो भाई मेरे हिसाब से 3-4 घंटे का काम है सारा, है ना, तो हो सकता है कोई नई दिशा मिल जाए। मैंने ये बुक पढ़ने का इसलिए अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने ये बुक ऑर्डर की है और अभी आई नहीं, और भाई के ऑटोग्राफ लेने के बाद ही पढ़ूंगा, क्योंकि जब भाई बड़े उथर बन जाएंगे तो तब कहाँ हाथ आएंगे, है ना। अरे बड़े ही तो दैट्स वाई और पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ, जो बुक पढ़ने के शौकीन है जरूर इसको पढ़े। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई अपने धंधा चल रहा है, ये कर रहे हो तो कर रहे हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट बिजनेस। धंधा कोई कौन नहीं कर रहा है, मैं बताता हूँ क्या है ना कि सब एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं। सर्विस दे रहे हैं। आप ये बुक पे कुछ भी खर्च रहे हैं, XYZ खर्च रहे हैं, अगर आपको उसमें एंटरटेन आ रहा है, आपको कुछ नई दिशा मिल रही है, तो दैट बात है। ये उन लोगों के लिए जो पढ़ने वाले हैं, तो जो दूर हैं, पढ़ेंगे भी इनको अनकूल लोग ही, कूल लोग नहीं पढ़ते, तो वही कहना, तो दूर रहे। इसलिए आज का जो पॉडकास्ट है, सेशन है, यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। ग्रोथ काफ़ी स्लो हो चुकी है, आप देखते हैं वीडियो, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर भी करते होंगे, कमेंट भी करके कहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन सब्सक्राइब आई थिंक नहीं करते। और आज तो भाई ने रुला दिया है, तो भाई उसका आंसुओं की कीमत तुम क्या जानो। तो भाई जो भाई का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में एक लिखा होता है @the_manas_show_YT, जैसे ही उसको क्लिक करेंगे भाई का चैनल ओपन हो जाएगा। अच्छे से अच्छा पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट जो आपका शौक़ है, इसके अलावा कुछ ऐसे लाइफ को डायरेक्शन देने वाले अच्छे पॉडकास्ट भी हैं, कुछ आपके काम आ सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी के अलावा मैं जो डिस्क्रिप्शन में है भाई के सोशल मीडिया का भी लिंक दे दूंगा, जिसमें इंस्टा पे काफ़ी अच्छे रील्स होती हैं, और इनका इंस्टा पे एक और पेज है आंसरिंग द आंसर नाम का, जहाँ पर आपको बेहद बढ़िया रील्स मिलेंगी, जरूर देखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, आई होप आप जरूर करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नए सेशन में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।